साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो पीटी के लिए 365 नामक मैगजीन निकाली जाती है, उसमें से हम लोग पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था पीटी 365 को यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग निर्वाचन से संबंधित जो करंट अफेयर हैं, इसमें जो आपका करंट अफेयर वो मई 2020 से जनवरी 2021 तक के करंट अफेयर वो कवर किया गया है। तो हम लोग निर्वाचन से संबंधित जो करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर चुके हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रत्यावर्तन का अधिकार, राइट टू रिकॉल। तो सुर्खियों में क्यों है कि हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल का अधिकार प्रदान करता है। राइट टू रिकॉल या प्रत्यावर्तन का अधिकार के बारे में बात करें तो राइट टू रिकॉल या प्रत्यावर्तन का अधिकार या प्रत्याशी को वापस बुलाने का अधिकार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता के पास अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने की शक्ति प्राप्त होती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन का एक उदाहरण है। यह विधेयक ग्राम सरपंचों, प्रखंड स्तर और जिला स्तर की पंचायतों के सदस्यों मतलब तीनों स्तरों के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल की अनुमति देता है यदि वे अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निष्पादन करने में विफल रहते हैं। राइट टू रिकॉल की कार्रवाई को आरंभ करने के लिए किसी वार्ड या ग्राम सभा के 50% सदस्यों को लिखित रूप में याचिका प्रस्तुत करनी होती है। इसके बाद गुप्त मतदान का संचालन होता है। राइट टू रिकॉल संबंधी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों को उसके पक्ष में मतदान करना अनिवार्य, ये फैक्ट याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन नियमों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जो जनता को प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन, विधि, संधि या नीतिगत निर्णय पर प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने में सक्षम बनाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विभिन्न उपकरणों में जो चीज़ें शामिल हैं उनको देखें तो इसमें है परिप्रेक्ष्य, रेफरेंडम। यह किसी विशिष्ट राजनीतिक, संवैधानिक या विधायी मुद्दे पर मतदाताओं को प्रत्यक्ष मतदान करने का अवसर प्रदान करता है। इसके द्वारा प्राप्त होने वाले परिणामों की प्रकृति जो है वो बाध्यकारी होती है, अर्थात इन परिणामों को अनिवार्य रूप से सरकार को स्वीकार करना पड़ता है जो परिप्रेक्ष्य के माध्यम से रिजल्ट आता है। नागरिकों की पहल, सिटीजन इनिशिएटिव। यह मतदाताओं को लोगों द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक या विधायी उपाय पर मतदान करने का अवसर प्रदान करता है मतदाताओं को, ठीक है, बशर्ते ऐसे प्रस्ताव ने समर्थन हेतु पर्याप्त प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को प्राप्त कर लिया हो। अगला है जनमत संग्रह। यह परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम का ही एक प्रकार है जो विशिष्ट वर्ग के लोगों को प्राप्त स्वनिर्णय के अधिकार के आधार पर सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इससे संबंधित परिणाम की प्रकृति जो है वो बाध्यकारी या गैर बाध्यकारी दोनों हो सकती है। एजेंडा पहल, एजेंडा इनिशिएटिव, यह एक लोकप्रिय अधिकार है लेकिन इसके तहत आवश्यक नहीं कि परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम को आयोजित किया जाए। इसके तहत राजनीतिक एजेंडे के सम्मुख संबंधित मुद्दे को प्रस्तुत किया जाता है तथा उस प्रस्ताव पर विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा विचार करना और या कार्य करना अनिवार्य होता है। आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं उनके बारे में देखें तो इसमें है निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर्स इन इलेक्शंस। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कांग्रेस के नेता कमलनाथ को पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया गया है। स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दलों द्वारा लक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए नामित किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 77(1) के अनुसार निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर स्टार प्रचारकों मूल धारा में राजनीतिक दलों के नेताओं के रूप में वर्णन किया गया है। तो स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित करना अनिवार्य है। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक और एक गैर मान्यता प्राप्त किंतु पंजीकृत राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। ये अधिसूचित स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार पर किए गए व्यय को ऐसे अधिसूचित स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार पर किए गए व्यय को उम्मीदवार के चुनाव व्यय में जोड़े जाने से छूट प्रदान की गई, मतलब उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में नहीं ऐड किया जाता है। हालांकि यह केवल तब लागू होता है जब कोई स्टार प्रचारक उस राजनीतिक दल जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है के लिए स्वयं को एक सामान्य अभियान तक ही सीमित कर लेता है।
यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन एजेंट किसी रैली में किसी स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करता है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को छोड़कर उस रैली का पूर्ण खर्च उम्मीदवार के व्ययों में जोड़ दिया जाता है, एक्सपेंडिचर में जोड़ दिया जाता है। आगे बात करते हैं चुनावी व्यय, इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में। तो किसी प्रत्याशी की चुनाव अभियान से संबंधित व्यय सीमा में 10% की वृद्धि करने के निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को विधि और न्याय मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में तर्क दिया कि वैश्विक महामारी के दौरान रैलियों और बैठकों के आयोजन से संबंधित प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिए प्रत्याशी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है। चुनावी व्यय के बारे में बात करें तो निर्वाचनों का संचालन नियम 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 1990 में यह उपबंध किया गया कि प्रत्याशी द्वारा किया गया कुल चुनावी व्यय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इस नियम में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय की स्वीकृति अनिवार्य होती है तथा वर्तमान में चुनावी व्यय की सीमा जो है अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है, अर्थात राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और संसद के चुनावों से संबंधित व्यय की वर्तमान सीमा में परस्पर भिन्नता है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों, सार्वजनिक बैठकों आदि जैसे सभी व्ययों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव संबंधी व्यय की सीमाएं प्रत्याशी पर लागू होती हैं, न कि किसी राजनीतिक दल पर। चुनावी व्यय संबंधी अधिकतम सीमा में वृद्धि करने वाली अनुशंसा को लागू करने के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। प्रति प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में व्यय संबंधी अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ा करके 77 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपए से बढ़ा करके 30.8 लाख रुपए कर दी गई है। ये नियम केंद्र सरकार द्वारा निरस्त घोषित या निरसित किए जाने तक परिवर्तन में रहेंगे। चुनाव संबंधी व्यय के लिए सभी प्रत्याशियों को एक पृथक बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होता है। साथ ही सभी भुगतान चेक के माध्यम से किए जाएंगे। प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर। किसी प्रत्याशी द्वारा चुनावी व्यय से संबंध बैंक खाते के बारे में त्रुटिपूर्ण जानकारी देने और निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने पर उसे 3 वर्ष तक के लिए, कितने वर्ष तक के लिए? 3 वर्ष तक के लिए निरर्हर तथा डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। विश्व निर्वाचन निकाय संघ, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, वेब, इसके बारे में बात करें तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने विश्व निर्वाचन निकाय संघ की 1 वर्षीय अध्यक्षता को पूर्ण कर लिया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के दौरान चुनावों के संचालन से संबंधित मुद्दे, चुनौतियां और प्रोटोकॉल विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन भी किया है। विश्व निर्वाचन निकाय संघ वेब के बारे में बात करें तो वेब विश्व के चुनाव प्रबंधन निकायों, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज अर्थात विभिन्न राष्ट्रों के निर्वाचन निकाय या आयोग का जो है ये सबसे बड़ा संघ है। इसे वर्ष 2013 में दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया की जो राजधानी सियोल है वहाँ पर इसका सचिवालय स्थित है। वर्तमान में वेब जो है विश्व निर्वाचन निकाय संघ के में सदस्यों के रूप में 115 चुनाव प्रबंधन निकाय तथा सहयोगी सदस्य के रूप में 16 क्षेत्रीय संघ या संगठन शामिल हैं। विगत वर्ष भारत ने वर्ष 2019 से लेकर 2019-21 की अवधि के लिए विश्व निर्वाचन निकाय संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। नई दिल्ली में एक भारत निर्वाचन निकाय संघ का केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें वेब अर्थात विश्व निर्वाचन निकाय संघ के सदस्यों के अधिकारियों के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उनके क्षमता निर्माण के लिए प्रलेखन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य देश में चुनाव प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना है। यह विश्व भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारी पूर्ण निर्वाचन के संचालन में दक्षता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। यह विभिन्न देशों में चुनाव प्रबंधन से संबंधित प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए निर्वाचन आगंतुक और पर्यवेक्षण कार्यक्रमों को भी संचालित करता है ताकि प्राप्त ज्ञान अनुभव को चुनाव प्रबंधन निकायों के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जा सके। अगला है ओपिनियन अर्थात जनमत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल, निर्गत मत सर्वेक्षण के बारे में। तो सुर्खियों में क्योंकि निर्वाचन आयोग ने ओपिनियन और एग्जिट पोल के संबंध में एक एडवाइजरी परामर्शिका जारी की है। ओपिनियन और एग्जिट पोल के बारे में बात करें तो ओपिनियन पोल अर्थात जनमत सर्वेक्षण मतदाताओं के मतदान संबंधी रुझानों को जानने के लिए मतदान से पहले किया जाता है, जबकि एग्जिट पोल चुनावों के बाद किए गए सर्वेक्षण को संदर्भित करता ताकि पता लगाया जा सके कि मतदाताओं द्वारा वास्तव में किसे मत दिया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई एग्जिट पोल अर्थात निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा। ठीक है, और किसी एग्जिट पोल के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी अन्य रिसेंट प्रसार नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि एग्जिट पोल अर्थात निर्गत मत सर्वेक्षण को एजेंसियों सहित सभी वेबसाइटों द्वारा केवल अंतिम चरण के मतदान के बाद ही प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं उनके लिए कोई ओपिनियन पोल या जनमत सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर निर्वाचन संबंधित जो भी करंट अफेयर थे उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।